आज बिहार मक्का के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर के सामने आया है। मक्के की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसके कारण बिहार में पिछले 2 सालों में कई इथेनॉल प्रोजेक्ट सामने आए और इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में अभी इंडिया में सर्वाधिक राज्यों में से एक है। बागवानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बागवानी मखाने की खेती जो पहले केवल तालाबों में होती थी, अब खेतों में भी होने लगी है। फल के उत्पादन में हम लोग ने नई दिशा पकड़ी है कि कुछ नए प्रकार के फल पर हम काम करें। अब हमारा नया लक्ष्य है दलहन तेलहन का उत्पादन। इस बार दलहन तेलहन के उत्पादन में भी राज्य सरकार काफ़ी किसानों को मदद कर रही है और राज्य सरकार की मदद से किसान इस प्रकार की खेती के लिए अब प्रोत्साहित हो रहे हैं। अब हम लोग क्लस्टर में खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें किसी गांव में 25 एकड़ में अगर कोई लोग मिल करके या अलग अलग भी किसी प्रकार की बागवानी फसल की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, तो राज्य सरकार पर एकड़ 1 लाख से अधिक का उनको सहायता प्रदान कर रही है। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है और हम हैं अभी बिहार में। हमारे साथ हैं कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी। बिहार में खेती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, इन सब पे बात करेंगे और समझेंगे कि कृषि का जो रोड मैप है जो सरकार ने बनाया है उसमें क्या प्रगति है और बिहार कैसे खेती में बदल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एग्रीकल्चर में बिहार में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, ख़ास करके अगर बात करें किसान की आमदनी बढ़ाने की, तो उसके लिए क्या क्या किन किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है और हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और किसान काफ़ी बड़ी संख्या में खेती पर डिपेंडेंट है। तो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की इनकम बढ़े। इसके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र हम लोगों ने लिया है डाइवर्सिफिकेशन का, कि किसान जो परंपरागत रूप से गेहूं और धान की खेती करते आ रहे थे, उन्हें किस प्रकार कमर्शियल क्रॉप की तरफ बढ़ाया जाए, किस प्रकार उन्हें ऐसी फसलों से जोड़ा जाए जिसमें इनकम ज़्यादा हो और जिसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा हो। आज बिहार मक्का के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन करके सामने आया है। वहाँ के लोगों ने जो गेहूं की फसल पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब मक्के की खेती करते हैं और व्यापक पैमाने पर खेती होती है और मक्के की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसके कारण बिहार में पिछले 2 सालों में कई इथेनॉल प्रोजेक्ट सामने आए और इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में अभी इंडिया में सर्वाधिक राज्यों में से एक है। तो इस कारण लोगों की इनकम भी बढ़ी और एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आया और उसके कारण कई स्टार्टअप्स भी आए। आज मक्का आधारित कई उद्योग हमारे साथ आए हैं और उसमें कई युवा जुड़े हैं, कई बेरोजगार जुड़े हैं और कई प्रकार का नया निवेश बिहार में आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग खेती के अलावा बागवानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बागवानी मखाने की खेती जो पहले केवल तालाबों में होती थी, अब खेतों में भी होने लगी है। अब खेत में 1 से 1.5 फीट गड्ढा खोद करके किसान भाई उसमें मखाने की खेती कर रहे हैं और मखाना हमारा पूरे इंडिया में हम लोग 80 to 90% उत्पादन बिहार से होता है और आज मखाना बिहार के अलावा देश के कोने कोने में और साथ ही कई देशों में सप्लाई होता है। तो उसके लिए काफ़ी किसान अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सब्जी के क्षेत्र में बिहार काफ़ी काम कर रहा है। फल के उत्पादन में हम लोग ने नई दिशा पकड़ी है कि कुछ नए प्रकार के फल पर हम काम करें। नींबू से लेकर के एप्पल, बेर, आंवला, इस पर भी खेती का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। किसानों को हमारा साउथ बिहार बारिश में काफ़ी कम वहाँ होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने किसानों को वहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं मिलेट के उत्पादन के लिए और मिलेट का काफ़ी बड़ा मार्केट आज पूरे बिहार में है और काफ़ी बड़े संख्या में लोगों ने इसमें खेती में अपना सहयोग किया है। अब हमारा नया लक्ष्य है दलहन तेलहन का उत्पादन। इस बार दलहन तेलहन के उत्पादन में भी राज्य सरकार काफ़ी किसानों को मदद कर रही है और राज्य सरकार की मदद से किसान इस प्रकार की खेती के लिए अब प्रोत्साहित हो रहे हैं। एक इकोसिस्टम की बात करें, अभी अब कई एग्री स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के, एलाइड एग्री सर्विसेज को लेके। किस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं यूथ को? जो यूथ हमारा एग्रीकल्चर से कटता जा रहा था, उसे आप कैसे उसको वापस बुला के और उसको जोड़ रहे हैं? देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय भी रहा है कि जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं उनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, कहीं कहीं 60 साल से भी ज़्यादा है। युवा वर्ग इसको फैशनेबल नहीं मानते हुए कहीं इससे कटना भी चाहता था, तो इसलिए हम लोगों ने युवाओं को जोड़ने के लिए FPO योजना के तहत युवाओं को जोड़ा जा रहा है।
एग्री स्टार्टअप, एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिहार सरकार ले करके आई है, जिसमें कृषि विभाग के द्वारा अलग से इंसेंटिव दिया जा रहा है, कैपिटल इंसेंटिव दिया जा रहा है, ताकि लोग कृषि आधारित छोटे मोटे जो प्रोसेसिंग उद्योग होते हैं वो लगाएं। अब हम लोग क्लस्टर में खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें किसी गांव में 25 एकड़ में अगर कोई लोग मिल करके या अलग अलग भी किसी प्रकार की बागवानी फसल की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, तो राज्य सरकार पर एकड़ 1 लाख से अधिक का उनको सहायता प्रदान कर रही है। युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग इस अगले वित्तीय वर्ष में कई नई योजनाओं को भी लेकर के आ रहे हैं। आज ऐसी मैकेनाइज्ड खेती भी है जिसमें युवा वर्ग जुड़ सकता है, तो हम लोग फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू युवाओं को काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो युवाओं को जोड़ना हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है। जब युवा किसान और अनुभवी किसान दोनों मिल करके काम करेंगे तो देखिए खेती में दोगुना उत्पादन होगा और खेती की एक अच्छी दिशा तय होगी। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है, चाहे वो एआई की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। बिहार में टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश किया जा रहा है एग्रीकल्चर पे, और सरकार उसमें कैसे आगे बढ़ावा दे रही है? हर किसान का एक स्पेशल आईडी बिहार में बना हुआ है, जिसको डीबीटी आईडी हम लोग बोलते हैं। वो भविष्य में कभी भी आवेदन करना होता है, वो केवल अपना आईडी डालता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से अपने आप आ जाती है। अभी हम लोगों ने एग्री स्टेक सर्वे के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे करवा रहे हैं। हर खेत पर जा करके हमारा लक्ष्य है कि कौन सी फसल लगी है, हर सीजन में लोग जा कर के सर्वे करें। सैटेलाइट इमेजिंग का भी हम लोग यूज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ फेलो लैंड है, तो उसमें भी हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं। और एआई के माध्यम से भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत उपयोग हो रहा है। हम लोगों ने महिलाओं को भी जोड़ा है और किसानों को भी जोड़ा है। तो न केवल हम लोग ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि ड्रोन के उपयोग, यदि कोई ड्रोन से छिड़काव कराता है तो पर एकड़ हम लोग सब्सिडी किसानों को देते हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान ड्रोन्स का उपयोग कर सकें, जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग कर सकें। राज्य सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर पर काफ़ी फोकस कर रही है और इसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ एक स्पेशल सेल भी बनाया हुआ है, ताकि किसानों को मार्केटिंग में आज डिजिटल एग्रीकल्चर की मदद चाहिए, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनके ख़रीदार कहाँ पर है और ख़रीदारों को पता चल सके कि कहाँ किसान है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको भी फुलफ़िल किया जा रहा है। सर, एक सबसे बड़ी समस्या जो एग्रीकल्चर की आती है कि किसान प्रोडक्शन करना तो जानता है, पर उसको मार्केट करना नहीं जानता है, और उससे उसको जो फ़ायदा है, जो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कोई ऐसी पॉलिसी है स्टेट की कि उनको मार्केटिंग में बेनिफिट दे, किसान ज़्यादा अपनी उपज का अच्छा मूल्य पाएँ? बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़ी समस्या थी, राज्य सरकार ने इसको महसूस किया। हम लोग पहले से भी सपोर्ट देते हैं, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केटिंग में स्पेशल सपोर्ट दें। इसके लिए हम लोगों ने राज्य स्तर पर एक स्पेशल डायरेक्टरेट बनाया, जिसका नाम मार्केटिंग डायरेक्टरेट है, विपणन निदेशालय। और पूरे ज़िले में, हर ज़िले में एक अलग पदाधिकारी को तैनात किया जा रहा है कि किसानों को अपना प्रोड्यूस बेचने में समस्या तो नहीं आ रही है, क्या कम भाव पर तो नहीं बेच रहा, क्या मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों का वो अध्ययन करेगा और उनको मदद पहुँचाएगा। राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए लगा करके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिलों में था उसको मजबूत कर रही है, उसको ठीक करवा रही है, उसकी रिपेयर, रिनोवेशन और कई जगह नए निर्माण भी कराए जा रहे हैं, ताकि जो किसान है उसको बाज़ार मिले और बाज़ार को किसान मिले। आज दोनों जगह कमी है, तो इसीलिए मार्केटिंग डायरेक्टरेट बन गया है और किसानों को उनके मोबाइल पर बाज़ार की हर सूचना पहुँचे, इसके लिए बिहार कृषि ऐप भी डेवलप की गई है, जिसमें उनको बाज़ार भाव भी पता चले किस मंडी में क्या भाव है, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर ली गई है। गेहूं धान के अलावा किसान प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड चेन जैसे उनको ट्रांसपोर्ट करना है, इस तरीके की सुविधाएं उनको सुरक्षित रखना है, क्या कोल्ड स्टोरेज वगैरह का भी कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब मार्केटिंग की बात आती है तो बिना अच्छे स्टोरेज के मार्केटिंग मुश्किल है। तो बिहार में कोल्ड स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ऐसे ज़िले चिन्हित किए हैं जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की कमी है। उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट हम लोगों ने दिया है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये कोल्ड स्टोरेज लगाने वाले को मदद दी जा रही है। जो पुराने कोल्ड स्टोरेज हैं जहाँ पर काफ़ी रेट हाई हो रही थी वहाँ रखने की, क्योंकि बिजली की दर महंगी होती है, तो वहाँ पर हम लोग सोलर पावर के लिए उनको 50 लाख रुपए की मदद दे रहे हैं, ताकि सोलर पावर वो लगाएं और बिजली का खर्च कम हो। तो उनके मॉडर्नाइजेशन पर भी हम काम कर रहे हैं, साथ ही उनको बेहतर सुविधा मिले। और जिन जिलों में नहीं है कोल्ड स्टोरेज, वहाँ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वैन
छोटे छोटे कूलिंग चैम्बर, उन सब के लिए इस साल प्रावधान किया गया और किसानों को और जो भी लोग इसको लगाना चाहते हैं उनको मदद मुहैया करवाई जा रही है। और हम लोगों ने जो जिले जिनमें नहीं है उसमें हम लोग विशेष सहायता दे रहे हैं अलग से, ताकि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए अधिक से अधिक लोग आएँ। और कोल्ड स्टोरेज रेगुलेशन भी किया जा रहा है, हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स इनके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं, वो जा करके इंस्पेक्शन भी करते हैं ताकि किसानों का भी शोषण ना हो और किसानों को सुविधा भी मिले। तो दोनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, पैक्स का मॉडर्नाइजेशन किया गया, बड़े पैमाने पे चेंजेस किए गए और उनको पैक्स को एमएसपी पे खरीदने की और सबके साथ भी जोड़ा जा रहा है। बिहार में पैक्स काफ़ी एक्टिव रहे हैं। जब ये चेंजेस हुए उसके बाद से क्या स्थितियाँ एग्रीकल्चर में मार्केटिंग को लेके, इस सब को लेके कुछ बदली हैं ग्राउंड पे? देखिए, बिहार में पैक्स का मॉडल काफ़ी सफल रहा है। 2013 या 14 में पैक्स के माध्यम से हम लोगों ने पैडी प्रोक्योरमेंट शुरू किया था और आज पैडी प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है। आज किसान भाइयों को अगर अपने पंचायत में धान बेचना है तो एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, वहाँ की पैक्स को क्रय करना ज़रूरी है और इसके लिए वो बड़ी संख्या में इसको कलेक्ट कर रहे हैं और जितना भी टारगेट है वो अचीव होता है। किसानों को कहीं भी औने पौने भाव पर बेचने की नौबत नहीं आती है। और इस साल से हम लोग दलहन तिलहन का भी प्रोक्योरमेंट पैक्स के माध्यम से करने पर विचार कर रहे हैं और जिसके लिए काफ़ी आगे तक निर्णय जा चुका है और इस सीज़न में हो सकता है इस पर बात बन जाए। अभी गेहूं और चावल पैक्स के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है, लेकिन मक्का, दलहन, तिलहन ये हमारा अगला लक्ष्य है कि हम किसानों को ये एश्योरेंस दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम लोग लेंगे। जी सर, आपने डिजिटल क्रॉप सर्वे की बात की कि कैसे कहाँ पे क्या है, तो क्या उससे बाद पॉलिसी मेकिंग में कुछ चेंजेस होते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो और उनके मार्केटिंग की बात हो या एक ही चीज़ किसान ना उगाते रहें? देखिए, डिजिटल क्रॉप सर्वे जो इस साल प्रारंभ हुआ है ये अगले 2 सालों में एकदम गेम चेंजर का काम करेगा। आज पॉलिसी डिसीजन के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस इलाके में कौन सी फसल लगती है। मैंने कहा ना कि न किसान को मार्केट के बारे में पता, ना मार्केट को किसान के बारे में पता होता है। तो एक एक फसल का अब लेखा जोखा होगा और साइंटिफिक तरीके से होगा और इससे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ गेहूं में कितना इलाका आ रहा है, मक्का में क्या एरिया है, सूरजमुखी में क्या एरिया है, दलहन तिलहन का क्या इलाका है और उसके हिसाब से हम बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। यदि हमें किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो हम लोग उसके लिए स्पेशल स्कीम ला सकते हैं, एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी फिर मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। ये एक वीक लिंक था जब हम लोग आई एस्टिमेट के बेसिस पर अभी तक ये काम करते थे, लेकिन अब डिजिटल आई मतलब कैमरे की मदद से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और डिजिटल क्रॉप सर्वे जो इस वर्ष बिहार में लगभग सभी जिलों में होगा, सभी गाँवों में होगा, सभी खेतों में होगा, उसके बाद स्थितियाँ काफ़ी बदलेंगी और लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसका डेडलाइन क्या अगले 2 साल है? हाँ, देखिए, इस साल हम लोगों ने 100 गाँवों से शुरू किया था। इस रबी सीजन में 10,000 से अधिक गाँवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। हमारी कोशिश है कि अगले खरीफ सीजन में हम लोग लगभग 25 से 30,000 गाँवों में करेंगे और अगले रबी सीजन तक ये 100% गाँव में लागू किया जाएगा, ताकि हर गाँव में कौन सी फसल लगी है, किस खेत में लगी है, ये जानकारी सरकार को मिले और उसके माध्यम से सभी पॉलिसी डिसीजंस हो। हम लोग मार्केट में भी बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ उत्पादित होती है, इस गांव में उत्पादित होती है, तो लोग किसान को वहाँ तक खरीदार भी पहुँच जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि बिहार में जो एग्रीकल्चर की बहार है वो कैसे आ रही है। तो ये संजय अग्रवाल जी हमें बता रहे थे कि कैसे बिहार में क्या क्या इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, एग्रीकल्चर से लेके स्टार्टअप से लेके बहुत सारी चीज़ों पे हमसे बात की और मुझे बताया कि कैसे आगे युवाओं को इस एग्रीकल्चर से जोड़ा जाएगा। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।